प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का इस हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं संजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नेहरू ग्राम भारती, टीम 2 यूनिवर्सिटी, हनुमानगंज, प्रयागराज। जो ये चैनल मेरा पहली बार देख रहे हैं, कृपया उसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। मैं आज आप लोगों को अध्यापक शिक्षा के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। अध्यापक शिक्षा विभिन्न विश्वविद्यालयों में परास्नातक स्तर पर, एमएड स्तर पर, बीएड स्तर पर एक विषय के रूप में, कहीं कहीं ऑप्शनल और कहीं कहीं ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। अध्यापक शिक्षा भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में शिक्षण के व्यवसाय को लोगों ने अपनाया है और इस व्यवसाय को अपनाने के बाद उन लोगों में एक अलग ही व्यक्तित्व का निखार आया है। चाहे वो धार्मिक लोग हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो समाज सुधारक हों, विभिन्न लोगों ने इसका अंगीकरण करके बहुत ही गौरव का स्थान प्राप्त किया है। इसमें महात्मा गांधी जी का नाम ले सकते हैं, इसमें गौतम बुद्ध का नाम ले सकते हैं, इसमें हम इसमें हम ईसा का नाम ले सकते हैं, इसमें हम मोहम्मद का नाम ले सकते हैं, इसमें हम सुकरात का नाम ले सकते हैं, इसमें हम कन्फ्यूशस का नाम ले सकते हैं, इसमें जो कि एक बहुत ही सच्चे शिक्षक थे। आज हम अध्यापक शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे कि अध्यापक शिक्षा के विषय में जो 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्राचीन काल में, बौद्ध काल में, मध्यकाल में, ब्रिटिश काल में, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद अध्यापक शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, क्या सोच थी, तो ये इस विषय में जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें अध्यापक शिक्षा में प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में क्या। तो जो प्राचीन काल में केवल वेदों का ही अध्ययन किया जाता था। वेद जो कि प्राचीन भारत के पवित्रम साहित्य हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, 4 वेद हैं जो इस पर ही आधारित शिक्षा थी। समाज में जो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो प्राचीन काल में केवल ब्राह्मण लोगों को ही शिक्षा प्राप्त करने का ही अधिकार था। उच्च वर्ग लोगों को अधिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। शिक्षा बीपोलर थी, यानी कि ध्रुवी प्रक्रिया थी। एक तरफ शिक्षक और दूसरी तरफ छात्र, दोनों ही आमने सामने बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा का एक उद्देश्य था ज्ञानार्जन करना, ज्ञान प्रदान करना, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई फॉर्मल संस्था नहीं थी, कोई औपचारिक संस्था नहीं थी। स्कूल, विद्यालय, गुरुकुल में छात्र जाके वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे और छात्र गुरु के समीप बैठकर माता पिता के साथ, अभिभावक के साथ प्रशिक्षित होते थे। या एक जो प्रक्रिया थी वे अनुवांशिक प्रक्रिया थी, पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रक्रिया चलती थी। शिक्षक अपने परिवार के माध्यम से शिक्षण कला को सीखता था। प्राचीन काल में जो पहले का काल है उसमें टीचिंग मेथड बहुत ही आसान और बहुत ही सरल था, टेक्निक भी बहुत सरल थी, और लेकिन जो विद्यार्थी और जो शिक्षक का जो संबंध था बहुत ही मधुर और बहुत ही घनिष्ठ संबंध आज भी जाना जाता है कि पढ़ते हैं जब उसको। और वंशानुक्रमण थे, ब्राह्मण परिवार में ही शिक्षण कार्य होता था, फॉर्मल संस्थाएं बिल्कुल भी नहीं थी, शिक्षक अपने विषय का ज्ञान रखता था। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि बौद्ध कालीन में किस प्रकार था। जैसा कि आपने ये प्राचीन काल में मैंने बताया कि 4 वर्ण, केवल ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें केवल शिक्षा प्रक्रिया ब्राह्मण वर्ग के साथ साथ सभी वर्गों के लिए थी। इसमें धरोहर सभी की थी, चाहे शूद्र ले लीजिए, चाहे वैश्य ले लीजिए, चाहे आप क्षत्रिय ले लीजिए, सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। और इसमें जो प्रशिक्षार्थी भिक्षुक थे, वो जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया, मुख्य उद्देश्य इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। यह शिक्षा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की थी, ना कि स्कूल के लिए थी, ना कि टीचर के लिए थी। टीचर इम्प्रूवमेंट के लिए 2 अध्यापक देख रेख में रखे जाते थे, जिसमें उनको नैतिकता का, जिसमें उनको आचरण का, जिसमें उनको धर्म का, जिसमें उनको अनुशासन का प्रशिक्षा प्राप्त
प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता था, न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि न कि व्यवहारिक जीवन में भी था। जब तक उनको निरीक्षण जब तक नहीं कर लेते तब तक वे संतुष्ट नहीं हो जाते थे। तो बौद्धकालीन में जो अध्यापक व्यवसाय को अपनाने के लिए एक योग्यता प्रमाण पत्र एवं लाइसेंस प्राप्त करना था। बौद्धकालीन प्रशिक्षण विधि में विधि और तकनीक विशेष प्रकार की व्यवस्था पर आधारित है, जिसे कि हम मैनिटोरियल व्यवस्था भी कहते हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है, दो जो व्यवस्थाएं आपने देखी प्राचीन काल और बौद्ध काल में, इसमें ये डिफरेंसेस कि अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं केवल ब्राह्मण का आधिपत्य था इसमें वर्णों में, और इसमें ऐसा नहीं था। इसमें बौद्ध प्रचार प्रसार के लिए सारे वर्गों को प्रशिक्षण देने की बात कही गई थी। तो अब इसके बाद आता है 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी की 500 वर्षीय अवधि। इस काल को मूलतः मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। मध्यकालीन में अब कैसी शिक्षा व्यवस्था थी? अध्यापक शिक्षा व्यवस्था। देयर आर नो फॉर्मल टीचिंग ट्रेनिंग एंड ओनली वन वर्क इज सोशल वर्क। केवल एक शिक्षा, एक जन्य कार्य थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट केवल मदरसों में, जहाँ में मौलवी मुखलिस मदरसों के अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। शिक्षा, मध्यकालीन अध्यापक शिक्षा केवल धार्मिक थी। विशेष रूप से कुरान की शिक्षा अलग से दी जाती थी। कुछ प्रगतिशील अरबी स्कूल में अधिक उच्चतर पाठ्यक्रमों के लिए ये शिक्षा दी थी। इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता था। और फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा के लिए किसी को अगर नियुक्त करना है तो वो भी एक आधार होता था, कि प्रशिक्षण आधार नहीं होता था। तो शैक्षिक योग्यताओं की उपेक्षा की जाती थी और विभिन्न आधारों पर नियुक्त किया जाता था। टीचिंग, मेडिसिन, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक विविधता व्यवसाय के रूप में स्थापित किए गए, यानी कि शिक्षण, औषधि, साहित्य, कला, संगीत विभिन्न व्यवसाय के रूप में स्थापित किए गए। लेकिन इन व्यवसाय को नियमित शिक्षा प्रशिक्षण के लिए संस्थाएं बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही इनके महत्व को समझा गया। केवल पढ़े लिखे लोग को ही मौलवी के पद पर ही नियुक्त किया जाता था। केवल मुस्लिम वर्ग के ही व्यक्ति मुखलिस और मदरसे में पढ़ाने के लिए योग्य होते थे। मध्यकालीन अध्यापक शिक्षा केवल मदरसों में मौलवी और मुखलिस के रूप में अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। शिक्षा जो थी हमारी केवल धार्मिक थी इस काल में। अब आगे देखेंगे, ये वाला है जो सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रिटिश काल। अब ब्रिटिश काल की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश कालीन प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार स्थापित हुई, और जिसका एक उद्देश्य था कि भारतीय जो बच्चे हैं वो ब्रिटिश व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा देना। इंडिया में टीचर एजुकेशन की औपचारिक व्यवस्था सर्वप्रथम डेनमार्क के मिशनरियों के शेरमपुर, जो वेस्ट बंगाल में है इस समय, में एक औपचारिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, डेनमार्क। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कभी यूजीसी नेट में, कभी आपका एमए एजुकेशन जो परीक्षाएं ली जाती थी लेक्चरशिप में, और विभिन्न उच्चतर आयोग के अंतर्गत ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम डेनमार्क में मिशनरियों में शेरमपुर में, यानी वेस्ट बंगाल में जो है, इसमें औपचारिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। द फर्स्ट स्टेप टू टीचर एजुकेशन इंडिया। इसके बाद 3 नए व्यक्तिगत संस्थाएं खोली गई, जिसको हम लोग मैड्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, फिर उसके बाद फिर पुणे में, फिर उसके बाद सूरत में, फिर उसके बाद बनारस में, फिर इस तरह करते करते ब्रिटिश कालीन में 1824 तक इनकी संख्या बढ़कर 26 हो गई। इनकी संख्या बढ़कर 26 हो गई। और विभिन्न ये संस्थाएं का केवल एक ही उद्देश्य था कि अपने
ब्रिटिशकालीन जो शिक्षा पद्धति है उनका प्रचार और प्रसार करना। अब इसमें मॉनिटेरियल व्यवस्था भी आती है, इसमें लैट्रिन व्यवस्था भी आती है, इसमें अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी आती है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थॉमस मुनरो ने 1826 में प्रशिक्षण क्षेत्र में योजनाबद्ध बहुत सारे ऐसे प्रयास किए। इन्होंने बहुत सारे ऐसे यूपी में, आगरा में, मेरठ में विभिन्न नॉर्मल स्कूल को स्थापित किया। और ये वाला जो समय था इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। फॉर अकॉर्डिंग टू इंडियन स्कूल एंड एजुकेशन ओनली स्टूडेंट टीचिंग एंड डिसिप्लिन, ओनली स्कूल स्टूडेंट गाइड फॉर टीचर। केवल प्रशिक्षित, केवल बताना ही था, जानकारी ही देनी थी इसमें। तो लेकिन जो सबसे पहले हम बदलाव जो आया है आपको देखने में, ये आया है वुड का घोषणा पत्र। वुड के जब हमारा 1854 था द्वितीय चरण के काल में, वुड के घोषणा पत्र में। अब वुड के घोषणा पत्र के साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा अध्यापकीय प्रशिक्षण की दिशा में सार्थक प्रयास किया गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रेसिडेंसी जो प्राथमिक विद्यालय थे उसको नॉर्मल स्कूल की स्थापना की गई, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की गई। अब जब स्थापना की गई तो फिर उसको 2 साल के बाद जब ये कंपेयर किया गया कि जो लोग प्रशिक्षित करते हैं, जो लोग ट्रेनिंग लेके पढ़ाते हैं, उन लोगों की जो नहीं ट्रेनिंग लेते हैं उन लोगों से बहुत बढ़िया स्थिति है। और फिर जब ये 1856 में ये कंपैरिजन किया गया तो उसके बाद ये सामने आया 1857 में कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, इस्टेब्लिश की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स को अपनाया गया, बहुत सारे स्पेसिफिक कैरिकुलम को अपनाया गया, बहुत सारे नॉर्मल स्कूल को स्थापना किया गया। और एक क्वेश्चन इसमें जो वुड के घोषणा पत्र में ऐड करके नेट में भी आता है, यूजीसी में आता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनेंशियल सपोर्ट वुड के घोषणा पत्र में था नॉर्मल स्कूल प्रशिक्षणार्थियों के लिए कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जाए, उसमें उत्तीर्ण प्रमाण पत्र भी इनको दिया जाता है। परिणाम स्वरूप जब ये हुआ कि जब फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी होगा तब कि जो प्रशिक्षक महाविद्यालय उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी। और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 1877 में केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना भी की गई, इसकी स्थापना भी की गई। फिर इसके बाद ये देखा गया है कि हंटर आयोग आया 1882 में। जब हंटर आयोग आया तो इन्होंने अध्यापक शिक्षा के विषय में कहा कि माध्यमिक शिक्षा के संबंध में नॉर्मल स्कूल भारत में हर जगह खोले जाएं, व्यावसायिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में, दोनों के लिए इसमें परीक्षाएं, एग्ज़ाम लेने की व्यवस्था की जाए। 1886 में मद्रास में प्रशिक्षण विश्वविद्यालय खोला गया। 1889 में नागपुर में ट्रेनिंग स्कूल खोले गए। जब 19वीं शताब्दी के अंत तक आने गए 6 प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की गई। और 1917 में मद्रास में ट्रेनिंग कॉलेज एकमात्र टीचिंग ट्रेनिंग केंद्र रहा है। अब लॉर्ड कर्जन जब आए तो उन्होंने, लॉर्ड कर्जन अपने सुधार हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। ये इन्होंने, देखिए, लॉर्ड कर्जन जब आए तो उन्होंने बताया कि स्नातक के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को 1 वर्षीय विश्वविद्यालय कोर्स के रूप में हो, जो विश्वविद्यालय उपाधि से संबंधित हो, तथा गैर स्नातकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि 2, यानी कि जो स्नातक हैं उसके 1 वर्ष और जो गैर स्नातक हैं उसको 2 वर्ष। प्रशिक्षण महाविद्यालय का संबंध बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। और प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो टूल्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, वो किसी आर्ट फैकल्टी के समान ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो विभिन्न जो संस्तुतियाँ थीं लॉर्ड कर्जन की 1904 में, उसको मद्देनजर रखते हुए और भी आगे सुझाव दिए गए कि क्या करना चाहिए। तो 1927 में अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा का एक्ट पास किया गया। और उसके बाद जब 1929 सर फिलिप हर्टॉग की अध्यक्षता में
हटाक समिति जब गठित हुई तो उसमें इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। जो प्रशिक्षण की जो अवधि 1 वर्ष थी, कर्जन ने बताया था, जो हर्टाग ने कहा कि इसकी अवधि को बढ़ाया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में जो अध्यापक है समान स्तर पर उनको उन्नति किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक की सेवा शर्तों में सुधार करना ताकि कि गुणवत्ता के अध्यापकों को आकर्षित किया जाए। शिक्षक जो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको पर्याप्त कर्मियों को प्रबंध करना। ये हर्टाग समिति की सिफारिशें थी। इस सिफारिशों से ये हुआ कि क्या हुआ इसमें कि इन सर्विस प्रशिक्षण है, जो इन सर्विस प्रशिक्षण है उसके लिए एक लघु पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ। सांध्यकालीन कक्षाएं, ग्रीष्मकालीन कक्षाएं, पाठ्यक्रम आदि का प्रबंध करना प्रारंभ हो गया। फलतः इसमें मद्रास में, यूनाइटेड किंगडम में और प्रोविडेंसिया में, नॉर्दर्न प्रोविडेंसिया में, मुंबई में, जालंधर में की गई व्यवस्था इसकी। इन सुझावों के कारण स्नातक और पूर्व स्नातक और प्राइमरी लेवल पर, तीनों लेवल पर अध्यापक प्रशिक्षण के लिए संस्थाएं खोलने की बात कही गई। 1936 में मुंबई में एमएड के पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया। 1937 में आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय नवीन बीएड पाठ्यक्रम की संरचना की गई और इसमें ये बताया गया। आगे इसमें देखेंगे कि हम क्या है। अब जब सर्जेंट रिपोर्ट आई तो उन्होंने अध्यापक शिक्षा के विषय में कहा कि उस समय अपने देश में विभिन्न विपत्तियां ही चल रही थी, क्रांतिकालीन बहुत परिवर्तन हो रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस कारण से अध्यापक शिक्षा के विषय में बहुत अधिक विकास नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत चीज़ें बताई हैं, जिसमें कि हम ये इंडिकेट करके आपको बता रहे हैं कि अध्यापकों को आवश्यकता अनुसार शोध करने में उचित सहायता प्रदान करना, रिसर्च के लिए इन द फील्ड ऑफ रिसर्च करने के लिए अध्यापक को सहायता प्रदान करना, और अभ्यास शिक्षण के पक्ष को और अधिक करना कि कैसे हम प्रैक्टिस टीचिंग को और हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अधिक हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और हाई स्कूल में जो अंतिम 2 वर्ष के मध्य अध्यापक कार्य हेतु उनका व्यक्ति का चयन कर लिया जाए और समय पर शिक्षकीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आर्थिक अनुदान भी दिया जाए और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान किया जाए ताकि वर्तमान में इनकी समस्याओं, विधियों एवं नवाचार से भी अवगत हो सके। तो ये मैंने आपको स्वतंत्रता के पूर्व पूरे अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी ये मैंने आपको बताया, और आपको अगले चैप्टर में मैं स्वतंत्रता के बाद में अध्यापक शिक्षा का क्या स्वरूप रहा है मैं ये अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद सभी आपका।